बरामदे में शाम का धुंधलका फैल रहा था। लालटेन की पीली रोशनी थरथरा रही थी। 4 लोग, मां, रुक्मिणी, पिता, देवेंद्र और 2 जुड़वा बहन रिया और प्रिया एक ही चौखट के नीचे बैठे थे, लेकिन जैसे चारों अपने अपने डर में डूबे हों। रिया, प्रिया, तुम दोनों कब से ऐसे हो गए? भाई बहन लड़ते देखा है, पर तुम दोनों इतनी नफरत? ये कौन सा तूफान है जो घर में हर रोज उतरता है? बताओ, आखिर बात कहाँ से शुरू हुई? इस घर में खुशियाँ क्यों नहीं टिक रही? प्रिया तिरछी मुस्कान के साथ देखने लगी। उसकी आंखों में कुछ गहराई, कुछ अंधेरा, जैसे अंदर कोई और भी रहता हो। आप लोग पूछ रहे हो कि किसने घर में कड़वाहट लाई, तो जवाब बहुत सरल है, रिया। रिया हक्का बक्का रह गई। मेरी क्या गलती? तुम हर बात का इल्जाम मुझ पर क्यों डालती हो? मैंने क्या छीन लिया तुमसे? प्रिया हंसी, एक ऐसी हंसी जैसे कोई दर्द अपनी आवाज में जला गया हो। सब, तूने मुझसे सब छीन लिया। माँ का समय, पिताजी का ध्यान, गांव वालों की तारीफें, रिश्तेदारों की दुआएं, सब तुझे मिला। और मुझे सिर्फ तेरा साया। तू हमेशा मुझसे अच्छी होने का दिखावा करती रहती है, जबकि भगवान ने दोनों को एक जैसा ही बनाया है। प्रिया की ये बात रुक्मिणी के दिल में चुभ गया। प्रिया, ये कैसी बातें करने लगी है तू? हमने दोनों को बराबर प्यार दिया है। किसने कहा तुझे कि तू रिया से कम है? बराबर? अगर रिया के पैर में कांटा चुभ जाए तो तुम दोनों दौड़ कर आती हो, और मैं, अगर मैं खून बहाऊं तो तुम कहती हो। नाटक मत कर प्रिया, सच बोलो माँ, तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम मुझे चाहती भी हो? मेरी बच्ची, क्यों अपने दिल में इतना जहर भर लिया? तू गलत देख रही है। पिता ने गंभीर आवाज में कहा। प्रिया, हम दोनों तुम्हें समझना चाहते हैं, पर तू पहले शांत हो जा। अपने परिवार के लिए मन में इतना जहर पालना अच्छी बात नहीं। प्रिया, मुझे समझने की कोशिश करो। मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, बस मुझे तू कुछ चीज़ों में गलत लगती है, इसीलिए मैं कभी कभी तुझे समझाने लगती हूँ, लेकिन तू मुझे ही गलत समझ लेती है। बंद कर ये मासूमियत। तू हमेशा दूसरों के सामने अच्छी बनती है। तुम दोनों को एक दूसरे की ताकत होनी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों ये क्या कर रही हो? ये नफरत हमारे परिवार को एक दिन तोड़ देगी। जो करना है करते रहो। मैं तो इन दोनों को समझा समझा के थक गया हूँ। और अचानक प्रिया शांत हो गई, लेकिन उसकी चुप्पी सबसे खतरनाक थी। एक दिन प्रिया अपने बड़ी बहन रिया के नफरत में इतनी आग बबूला हो गई थी कि उसने रिया के कुछ कपड़े आग में डाल के जला दिए। जब रुक्मिणी, देवेंद्र और रिया ने यह देखा तो सब बहुत डर गए। प्रिया, पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है ये? पूरे घर को आग लगाएगी क्या? तेरा दिमाग खराब हो गया है प्रिया। ये आग क्यों लगाई तूने? अपने साथ पूरे घर को जलाना चाहती है क्या तू? नहीं पिताजी, घर को नहीं, बस इस मनहूस रिया को जलाना चाहती हूँ। लेकिन क्या करूँ, इसको न सही, इसके कपड़े तो जला ही सकती हूँ। प्रिया का ये रूप देख के सब लोग बहुत डर गए और रुक्मिणी ने गुस्से में प्रिया को एक जोरदार थप्पड़ झड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही प्रिया के आंखें गुस्से में लाल हो गई और आंसू निकलने लगे, और साथ ही रिया भी दुखी होकर रोने लगी। घर का माहौल पूरा सन्नाटा में बदल गया और प्रिया गुस्से में दूसरे कमरे में चली गई। रुक्मिणी और देवेंद्र ने डर से रिया को अपने पास ही बिठा लिया और दोनों चिंता में बैठे प्रिया के बारे में बात करने लगे। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी नफरत। मुझे अब बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। अरे कुछ अनहोनी नहीं होगी, वो भी बच्ची है अभी। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो अपनी बहन से इतना जलती क्यों है। बेटी रिया, क्या तूने कभी उसे नीचा दिखाने की कोशिश की है या कभी उसका दिल दुखाया है? आप भी ना, ये ऐसा क्यों करेगी? वो इसकी अपनी सगी बहन है और रिया कभी ऐसा नहीं करेगी। हाँ बाबा, वो मेरी छोटी बहन है, भला मैं उसका क्या नुकसान करूंगी?
बस वो कभी कभी अजीब हरकतें करती है और मैं उसे रोक लगाती हूँ। शायद इसीलिए वो मुझसे गुस्सा है। अजीब हरकतें मतलब क्या? माँ, पिताजी, जब हम बाहर खेलने जाते हैं तब वो कभी कभी छोटे जानवरों को मारती है, कभी कभी उनके ऊपर अत्याचार करती है और तो और दूसरे लड़कियों से भी बेवजह की झगड़ा मोड़ लेती है। एक दिन तो उसने एक पक्षी को पकड़ के जलते हुए आग में फेंक दिया था। क्या ऐसा किया उसने? तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया? माफ कर दीजिए मुझे लगा कि ये सब आपको कहने पर वो मुझसे नाराज हो जाएगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। ये जी, मुझे तो लगता है कि हमारे प्रिया पे किसी ने काला जादू किया है। वो तो पहले ऐसी नहीं थी। अरे ये सब बातें बकवास है। कोई काला जादू वगैरह नहीं होता है। ये सब प्रिया की मन का जहर है। बिगड़ गई है वो लड़की। पता नहीं बड़ी होके और कितनी अजीब अजीब हरकतें करेगी। प्रिया ये सब बातें दूसरे कमरे से सुन रही थी। उसके आंखों में खून सवार हो गया। रिया के लिए नफरत अब उसके लिए एक बदले की आग बन गई थी। ऐसे ही कुछ समय बीते। तभी एक दिन हम देखते ही अचानक प्रिया की गांव के नदी में डूब के मौत हो जाती है। और यह हादसा इतना अचानक हुआ कि सब लोग इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे थे। आंगन में शोक का सन्नाटा पड़ गया था। रुक्मिणी और देवेंद्र रो रहे थे, लेकिन रिया चुपचाप खामोश खड़ी थी। कुछ साल बीते। उस हादसे के बाद रिया को पढ़ने के लिए गांव के बाहर शहर में भेजा गया। रिया ने अपनी डिग्री पूरा किया और बहुत सालों बाद घर लौटने वाली थी। उसका रिश्ता गांव के ही एक लड़के से होने की बात चल रही थी। रिया घर आई। सब लोग बहुत खुश थे। सब लोग बीती जीवन को भुला के आगे बढ़ गए थे, जैसे मानो उनके जीवन में प्रिया नामक कोई थी ही नहीं। माँ, इतनी जल्दी शादी तय करने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ दिन पहले ही तो अपनी पढ़ाई खत्म की है। एक अच्छा सा काम तो ढूंढ लेने देते। अरे काम क्या ढूंढना, जिस घर में तेरा रिश्ता तय हुआ है उनके पास कई दुकानें हैं। तू वही मदद कर लेना, तेरी पढ़ाई भी वहाँ काम आएगी। हाँ, वे लोग भी बहुत साधारण मन के लोग हैं। वे लोग तुझे अपने बेटी की तरह रखेंगे। तुझे वहां सब कुछ करने की आजादी होगी। आप लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही होगा। सब लोग खुशी खुशी बात कर ही रहे थे। तभी रुक्मिणी प्रिया की तस्वीर देख के चुप हो जाती है और दुखी स्वर में बोलती है, काश कि आज हमारी दूसरी बेटी भी जिंदा होती। कितने सपने देखे थे दोनों के लिए, दोनों की शादी एक साथ करवाते, लेकिन सब सपना जैसे पल भर में ही टूट गया। अरे ये खुशी के पल में उस लड़की का नाम क्यों ले रही हो? उसने अपनी खुद की कर्मों का फल पाया है। मानता हूं कि पिता हूं, ऐसी बातें मुझे शोभा नहीं देती। फिर भी अगर वो होती तो पता नहीं रिया के साथ अब तक क्या क्या हुआ होता। रुक्मिणी और देवेंद्र ये सब बात करके दुखी हो जाते हैं, लेकिन रिया जैसे कोई गहरी चिंता में चली गई हो। उसकी आंखें गुस्से से भर गई थी। वो एकदम चुप बैठी थी और अचानक वो गुस्से में वहां से दूसरे कमरे में चली गई। अरे इसे क्या हो गया? इसका मन अचानक से खराब क्यों हो गया? ये तो पहले ऐसा नहीं करती थी। अरे आप भी ना, बोलते हैं तो बोलते चले जाते हो। अरे प्रिया उसकी भी बहन थी, उसके साथ रिश्ता जैसी भी थी, रिया उसको प्यार करती थी। रिया गुस्सा होकर कमरे में बैठी थी। कमरे में एक अलग ही भारीपन महसूस हुआ। उसने माथे से पसीना पोंछा, अपने बाल पीछे किए और धीरे से बुदबुदाई, बस सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, कोई समझता ही नहीं। ये लोग बचपन से मुझे चैन से जीने नहीं दिया है। वह खिड़की की ओर गई और बाहर देखने लगी। रात काफी गहरी थी। अचानक कमरे में टिक टिक किसी के चलने की आवाज आई। रिया झटके से मुड़ी। कौन है? पिताजी, माँ, आप लोग हैं क्या? तंग मत करो मुझे।
कोई जवाब नहीं। पर आवाज फिर आई, इस बार और भी करीब और भी भारी। रिया थोड़ा डरी। अगर कोई है तो सामने आओ। अचानक उसके सामने कोई परछाई सी आ खड़ी हुई और एक पल में गायब हो गई। रिया को ऐसा लगा कि वो परछाई उसकी तरह दिख रही थी। रिया का दिल तेज धड़कने लगा। क्या था वो? यहाँ कोई है क्या? क्या कोई मजाक कर रहा है? उसने धीरे धीरे इधर उधर देखा। कमरा गर्म था लेकिन उसे ठंड लग रही थी। रिया घबरा गई। नहीं, ये मेरा भ्रम नहीं है। यहाँ कुछ है। या तो कोई मजाक कर रहा है या तो सच में कुछ है। कृपया कोई मजाक मत करना। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी है सामने आओ। इतनी रात को ये क्या मजाक लगा कर रखा है? रिया के ये बोलते ही कमरा बिल्कुल शांत हो गया और तभी एक डरावनी हंसी गूंजी। किसी लड़की की एक बहुत धीमी लेकिन साफ आवाज उसके कान पर फुसफुसाई। तू लौट आई। बहुत बरसों से इंतजार था तेरा। आवाज सुनते ही रिया डर से कांप उठी और रिया चीख पड़ी। रिया की चीख गलियारे तक गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में रुक्मिणी और देवेंद्र कमरे का दरवाजा धक्का देकर अंदर आए। रिया, क्या हुआ? तू चीखी क्यों? कोई सांप दिखा क्या? किसको देखा तूने? अभी अभी तो तू हमारे कमरे से आई थी। अचानक क्या हुआ? हमने तेरी आवाज सुनी और दौड़ आए। रिया कांपते हुए अपने ही तरफ इशारा कर रही थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों ने रिया को चारपाई पे बिठाया और उसको पानी पिलाया और उसको शांत किया। अब बोल बेटी, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे अचानक क्यों चीख पड़ी? पिताजी, यहाँ कोई था। एक लड़की, उसकी आवाज कान के पास। उसने कहा तू लौट आई। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं पागल नहीं हूँ। मैंने सच में उसे देखा। वो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही थी। कोई है पिताजी यहाँ? रुक्मिणी घबराई पर खुद को संभालते हुए रिया के कंधे पकड़ती है। रिया, शांत हो जा बेटी। शायद तूने गलत सुना हो। तू वैसे भी तनाव में है। यहाँ कोई नहीं है। कोई नहीं। हमसे अपनी बहन के बारे में थोड़ी देर पहले सुना था ना, इसलिए शायद उससे जुड़ी बुरी यादें तेरी मन में आईं। रिया गुस्सा और डर दोनों मिलाकर बोल पड़ी। माँ, क्यों नहीं मानती तुम लोग कि मुझे कुछ दिख रहा है? पहले भी तुम लोग मेरे बात पे विश्वास नहीं करते थे। मैं हमेशा परेशान रहती थी पर तुम दोनों हंस देते थे। रिया की बात सुन के रुक्मिणी और देवेंद्र को बहुत अजीब लगा और रुक्मिणी उससे पूछी, क्या हो गया है तुझे? तू तो बिल्कुल प्रिया की तरह बात करने लगी है। वो भी ऐसे ही बोलती थी। अपने माँ से ये सुनने के बाद रिया तुरंत शांत हो गई और बिल्कुल चुप बैठी रही। देवेंद्र थोड़ा सख्त होते हुए उससे बोला, रिया, हमसे मजाक करना बंद कर। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ हम दोनों हैं तेरे साथ। कोई आवाज, कोई साया, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। ये सब तेरी बहम है। रिया शांत स्वर में बोली। तो फिर वो सिर्फ मुझे क्यों दिख रही है पिताजी? मेरी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। उसकी चाल, उसकी परछाई, सब। भले ही आप लोग मुझ पे अभी विश्वास मत करो लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। कमरे में 2 पल के लिए सन्नाटा छा गया। हवा भारी हो गई। रुक्मिणी के चेहरे पर साफ डर झलक रहा था, हालांकि वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। ठीक है बेटी, हमने मान लिया। तू बस शांत हो जा। हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। तू आज मेरे साथ सो जाना। रुक्मिणी और देवेंद्र ने बात को टाल दिया, लेकिन दोनों को रिया का बर्ताव बहुत अजीब लगने लगा था। कुछ दिन बीते, रिया अब थोड़ा डर में रहने लगी थी।
वो हर समय अपने माँ के साथ ही रहने लगी थी। लेकिन एक दिन जब देवेंद्र का काम से लौटने में देर हो गया और रुक्मिणी भी रसोई में खाने का इंतजाम कर रही थी और रिया अपने कमरे थी, तभी उसको कमरे में कई कई जगह पानी दिखने लगा और उसका शरीर भी गीला सा महसूस हुआ और कमरा पूरा ठंडा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। माँ आप कहाँ हैं? रिया ये बोल के कमरे से निकलने की सोचती है, लेकिन वो अपने जगह से हिल तक नहीं पाती। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका शरीर ठंड से जम गया था। तभी उसके सामने एक छाया आ जाती है जो कि उसके बचपन के बहन के रूप में थी। रिया ये देख के बहुत डर गई और डर से चीखने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकला। कुछ नहीं बोल पाएगी बहन, जो भी बोलना है अब मैं तुझसे बुलवाऊंगी। ये बोल के वो छाया जोर जोर से हंसने लगी और धीरे धीरे रिया की शरीर में समा गई। और छाया रिया के शरीर में प्रवेश करते ही रिया के मुंह से जोरों की चीख निकली। उसकी चीख पूरी घर में गूंज उठी और रुक्मिणी दौड़ते हुए रिया के कमरे की ओर गई और देवेंद्र जो घर पहुंचा ही था वो भी रिया की चीख सुन के भीतर दौड़ लगाया। देवेंद्र और रुक्मिणी कमरे में पहुंचे और उन्होंने देखा कि रिया जमीन पे बैठ के रो रही थी और रुक्मिणी और देवेंद्र को देख के रोते हुए बोलने लगी। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे भूल गए। क्यों माँ, क्यों पिताजी? रुक्मिणी और देवेंद्र रिया को देख के बहुत डर गए। रिया का रूप अब इंसानी नहीं लग रहा था। रिया रोते हुए बोली, मैं हूँ रिया, आप लोगों ने पहचाना नहीं? हाँ मेरी बच्ची, हम जानते हैं तू रिया है, लेकिन तुझे ये क्या हो गया है बेटी? नहीं माँ, मैं रिया हूँ, लेकिन ये शरीर रिया का नहीं है। रुक्मिणी और देवेंद्र कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। हाँ बेटी, हमें मालूम है तू रिया है, लेकिन तू ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है और तेरे चेहरे को क्या हो गया है? देवेंद्र ये सब बोल ही रहा था कि रिया का शरीर अचानक हवा में उड़ने लगा और तड़पने लगा, लेकिन रिया हंस भी रही थी, मानो रिया अपने आप को ही सजा दे रही हो। फिर अचानक वो नीचे गिरी और उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ने लगे और रिया अब दर्द में और भी खड़ा उठी। माँ, पिताजी मुझे बचा लो, ये मुझे मार डालेगी। तभी रिया के मुंह से एक और आवाज निकली, डरावनी। बोल बोल, कैसे मारा तूने मुझे और कैसे धोखा दे रही है तू इन्हें? बोलती हूँ, मुझे कुछ मत करो। माँ, पिताजी, मैं रिया नहीं, प्रिया हूँ और रिया नदी में गिर के हादसे में नहीं मरी थी। ये सुन के जैसे रुक्मिणी और देवेंद्र का दिमाग में कई सवाल आ गए और दोनों गुस्सा, दुख और चिंता के मारे पागलों जैसे हो गए। ये क्या बोल रही है तू? क्या तू प्रिया है? ये कैसे हो सकता है? रुक्मिणी बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरे अंदर रिया की ही आत्मा घुस गई है। वो नदी में खुद नहीं गिरी थी, मैंने ही उसको धक्का देके बहती नदी में फेंक दिया था और उसको घर से ये कह के ले गया था कि नदी में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और हमें खेलने बुलाया है। और जाते समय मैंने उसके कपड़े पहन लिए और उसको मेरे कपड़े पहनने के लिए मना लिया। रिया की बातें सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। रुक्मिणी का शरीर कांपने लगा। देवेंद्र के चेहरे पर गुस्सा, पछतावा और टूटन सब एक साथ थे। तो हमारी रिया, हमारी बेटी, उसे मारा गया था और हम अंधे बने रहे। रुक्मिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी और प्रिया, जिसके शरीर में रिया की आत्मा थी, उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी रिया, हमें माफ कर दे। हम तेरे माँ बाप होकर भी तुझे बचा नहीं पाए। तेरी चीखें, तेरे डर, सबको हमने तेरा भ्रम समझ लिया।
कमरे में ठंडी हवा और भारी हो गई। रिया की आंखें अचानक बदल गईं। अब उनमें गुस्सा नहीं, सिर्फ दर्द था। माँ, पिताजी, मैंने आपसे बोला कि प्रिया की हरकतें ठीक नहीं हैं, लेकिन आप लोगों ने अनसुना किया। वैसे ही जैसे प्रिया को आप लोग हमेशा अनसुना करते थे, और इसी कारण इसने मुझे मार डाला। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी। हम तुझे बचा नहीं पाए, हम तुझे पहचान नहीं पाए। अगर हो सके तो हमें माफ कर दे, तेरी आत्मा को शांति मिले, बस यही चाहती हूँ। कुछ पल तक पूरा कमरा थम सा गया। फिर रिया की आत्मा ने एक गहरी सांस ली। माँ, पिताजी, आपका पछतावा ही मेरी मुक्ति है। अब मैं जा सकती हूँ। इतना कहते ही प्रिया का शरीर झटके से कांपा। एक तेज ठंडी हवा चली और फिर सब शांत। रिया जमीन पर चेतनाहीन होकर गिरी। कुछ समय बाद उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वो चली गई। रुक्मिणी ने राहत की सांस ली, लेकिन देवेंद्र का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। उसने प्रिया की तरफ देखा और उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। तूने हमारी बेटी को मारा, उसकी जिंदगी चुरा ली। तू हमारी बेटी नहीं है, ना ही रिया की बहन बन पाई। तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। चला जा यहां से, इससे पहले कि तुझे पुलिस में दे दूं। प्रिया रोते हुए उसके पैरों में गिर गई। पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं बच्ची थी, डर गई थी, पर मैंने सालों तक ये बोझ उठाया है। मैं अब सुधर गई हूँ। मुझे मेरी गलती का पछतावा है। रुक्मिणी बीच में बोल पड़ी। एक बेटी तो हम खो ही चुके हैं, इसे मत निकालो। इसे एक मौका दे दो, ये अब सुधर चुकी है। नहीं, जो हमारी रिया की मौत की वजह बनी, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। जा, आज के बाद तू इस घर की नहीं है। प्रिया उठी। उसने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने झूठी जिंदगी जी थी और एक मासूम की जान छीनी थी। वह दरवाजे से बाहर निकल गई। घर के अंदर एक माँ बाप अपनी बेटी की तस्वीर के सामने टूटकर रो रहे थे, और बाहर एक लड़की अंधेरे में अकेली चल पड़ी।